हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी CSIT। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे दोस्तों, आप सभी लोग। तो CTQ सीरीज में आज जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका पाइपलाइनिंग से ही है। अभी तक हम लोग पाइपलाइनिंग के बहुत लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उनके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डेप्थ में ले चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं दोस्तों, एक नोटबुक बनाइए, शॉर्ट नोट टाइप का बनाइए, उसको वहां पे नोट करते रहिए। ठीक है, तो इससे आपका ये फायदा होगा कि अगर आपको इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इन इन लॉजिक्स पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस मिलेंगे पाइपलाइनिंग से, तो आप दोबारा उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन भी पाइपलाइनिंग पर ही देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। कंसिडर टू प्रोसेसर्स P1 एंड P2 executing the same instruction set. Okay, P1 and P2 both are executing the same instruction set. मीन्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए सेम है। ठीक है, क्योंकि सेम इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट में जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे वही P1 के लिए होंगे, वही P2 के लिए होंगे। Assume that user identical conditions for the same input. A program running on P2 takes 25% less time but incurs 20% more CPI clock cycles per instruction as compared to the program running on P1. एक सेम प्रोग्राम है, सेम कंडीशंस पर, अगर उसको हम लोग P2 पर रन करते हैं तो वो 20% लेस एग्जीक्यूशन टाइम लेता है एज कंपेयर टू P1, बट 20% मोर CPI लेता है एज कंपेयर टू P1. ओके, if the clock frequency of P1 is 1 gigahertz, then the clock frequency of P2 in gigahertz, we need to find out here what clock frequency of P2 pipelined processor. Understand? सो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेसर्स हैं, P1 एंड P2. P1 एंड P2. सपोज इन द इंस्ट्रक्शन सेट वी हैव n इंस्ट्रक्शंस. हमारे पास अगर n इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपका जो P1 पाइपलाइन प्रोसेसर है ये भी n इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो आपका P2 पाइपलाइन प्रोसेसर है ये भी आपके n इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब सेम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? सपोज जो P1 पाइपलाइन प्रोसेसर है वो प्रोग्राम को या सेम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए T1 टाइम लेता है, T1 टाइम लेता है, तो जो उन्हीं सेम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपका पाइपलाइन प्रोसेसर P2 है वो P1 के कंपेयर में 25% लेस टाइम ले रहा है. ठीक है, 25% लेस टाइम ले रहा है. ठीक है, तो अगर एग्जीक्यूशन टाइम और पाइपलाइन प्रोसेसर P1 एन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, सेम कंडीशंस पर, सब कुछ सेम इनपुट पर, अगर T1 ले रहा है, कितना ले रहा है? T1 ले रहा है, तो जो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर जो है P2 है वो कितना लेगा? 25% लेस. P2 takes what? 25% less time. Okay, 25% less time means is what? Means 0.75 of T1. 0.75 of T1. I hope you understand. Here it is taking a, if pipeline processor of P1 execution time for the program is T1, then pipeline processor और P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा सेम प्रोग्राम के लिए वो 25% लेस होगा T1 से. सो if you will do like this 1 minus, okay, then you will get what? 0.75 T1. okay, and आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, बट incurs 20% more CPI. okay, means CPI of P1, CPI of P1 suppose is 1, CPI of P1 is suppose 1, means अगर जो पाइपलाइन प्रोसेसर आपका P1 है वो अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 क्लॉक साइकिल ले रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि जो CPI जो पाइपलाइन प्रोसेसर P2 का है वो 20% मोर है. किससे? CPI ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर P1 से. तो कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा इसका CPI. कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा. किसका? P2 का. ठीक है, आगे देख लेते हैं. यहां पर जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P1 कितनी गिवन है आपको? पाइपलाइन प्रोसेसर P1 की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1 गीगाहर्ट्ज है. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? साइकिल टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रैब कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो साइकिल टाइम निकाल देता हूं मैं. साइकिल टाइम, सपोज आई एम गोइंग टू डिनोट द साइकिल टाइम, सपोज C1. ओके, साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर C1 इक्वल टू
डियर फ्रेंड्स 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी। And what about the clock frequency of pipeline processor P1? 1 gigahertz. Okay, so it will become 1 nanosecond when 10 to the power 9 will go 10 to the power minus 9, 1 divided by 1, so it will become what, my dear friends? 1 nanosecond. So cycle time of pipeline processor P1 is what? 1 nanosecond. हमें cycle time, सपोज यहाँ पे मैं पाइपलाइन प्रोसेसर के साइकिल टाइम को C2 से डिनोट कर रहा हूँ, तो साइकिल टाइम ऑफ C2 मुझे चाहिए यहाँ पर। अगर साइकिल टाइम मुझे ऑफ C2 मुझे पता चल गया, पाइपलाइन प्रोसेसर का साइकिल टाइम मुझे अगर पता चल गया, तो मैं आराम से क्लॉक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकता हूँ पाइपलाइन प्रोसेसर P2 की। ठीक है, आप इतना आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आगे लिख देता हूँ उसको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, अगर कोई पाइपलाइन प्रोसेसर के पास n इंस्ट्रक्शंस हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का आपको क्लॉक साइकिल भी पता है और साइकिल टाइम भी पता है, तो एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकालते हैं आप लोग पाइपलाइन प्रोसेसर का? एग्जीक्यूशन टाइम ये नोट कर लीजिएगा। एग्जीक्यूशन टाइम, अभी मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाद में दोनों के लिए अलग अलग रखूंगा, वहां से उनको क्या करूंगा, उनके एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना क्लॉक साइकिल लग रहा है, सीपीआई कितना है, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना क्लॉक साइकिल लग रहा है, देन उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं साइकिल टाइम से। तो हमें किसी भी पाइपलाइन प्रोसेसर का क्या मिल जाता है दोस्तों? एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एग्जीक्यूशन टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले P1 का निकाल लेते हैं, पहले एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1 निकाल लेते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P1 इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं? n है, क्लॉक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितना है P1 के लिए? 1 है, और साइकिल टाइम कितना है दोस्तों? 1 नैनो सेकेंड है, 1 नैनो सेकेंड है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? T1 इक्वल टू T1, क्योंकि हम लोगों ने एग्जीक्यूशन टाइम और पाइपलाइन प्रोसेसर P1 को T1 मान रखा है, सो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? n नैनो सेकेंड। T1 इक्वल टू व्हाट? n इंटू 1 नैनो सेकेंड, n इंटू 1 नैनो सेकेंड। अब यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर P2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो वहां पर भी सेम है, क्योंकि सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेम इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पर भी n है, लेकिन साइकिल टाइम कितना लग रहा है? 1.2। साइकिल टाइम कितना लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स? 1.2। ओके, 1.2। और जो यहाँ पर मेरा जो है जो क्लॉक साइकिल है, ये मुझे C2 फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर C2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर कितना था? 0.75 ऑफ T1 इक्वल टू n इंटू 1.2 इंटू C2। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर नंबर ऑफ, क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ से निकाल लो। सो n इक्वल टू T1 अपॉन 1 नैनो सेकेंड। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 0.75 T1 अपॉन 1.2 इंटू C2, ये मैंने कॉमा लगाया बीच में, ठीक है, इंटू व्हाट? C2। सो यहाँ पे दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? T1 अपॉन 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 0.75 T1 अपॉन 1.5 इंटू C2। So T1 will cancel out this T1 will cancel out this T1, and what will happen, my dear friends? 1.2 into what? C2 equal to 0.75 into 1 nanosecond. Then C2 equal to what? 0.75, okay, 0.75 nanosecond upon 1.2 upon 1.2. तो नीड टू डिवाइड इट। ओके, तो इसको डिवाइड करिए और बताइए कितना आएगा। इसको डिवाइड करिए, डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेते हैं 0.75 डिवाइड बाई
1.2, तो कितना आएगा दोस्तों? 0.625 आएगा। कितना आएगा? 0.625। कितना आएगा? 0.625, 0.625, ओके, 0.625। क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर का कितना आ जाएगा? 0.625 नैनो सेकेंड, ओके, 0.625 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? क्लॉक साइकिल निकल आया, फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। सो फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर P2, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी थी ना हम लोगों को। फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर P2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर P2। सो कितना आया कैलकुलेट करने के बाद? 0.625 नैनो सेकेंड। सो इट विल बिकम, जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.6 गीगा हर्ट्ज। कितना आएगा? 1.6 गीगा हर्ट्ज। और यही आपका क्या हो गया दोस्तों? फाइनल आंसर हो गया। तो एक चीज हमें सिर्फ यहाँ पे ये फाइंड आउट करनी थी, जैसे ही हमें साइकिल टाइम निकल आया पाइपलाइन प्रोसेसर P2 का, हमें पूरी कहानी पता चल गई, ठीक है, हमें पूरी कहानी पता चल गई। जो फाइनल आंसर था मेरा वो ये आ गया, जो मेरा फाइनल आंसर था वो ये आ गया। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। 1.6 गीगा हर्ट्ज। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं हम लोग। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत आसानी से करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।